यूपी चुनाव की तो इस बार यूपी के रण में आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। यूपी में आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी और आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है, इसे लेकर यूपी प्रभारी संजय सिंह से खास बातचीत की सहयोगी डिंपल शर्मा ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और लगातार फर्स्ट इंडिया आपको ग्राउंड रिपोर्ट का रुख करा रही है, रूबरू करवा रही है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए यूपी से आम आदमी पार्टी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मौजूद है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आपसे सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू करना चाहूंगी कि चुनाव में पार्टी की तैयारियां कैसी, क्या वापसी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाई है और इन 2 वर्षों में हमने तमाम वो बुनियादी मुद्दे, वो चाहे अपराधीकरण के हों या भ्रष्टाचार के हों, उसको राजनीति के केंद्र में हम लेके आए। मंदिर में के नाम पे जब जमीन में घोटाला हुआ, कोरोना का घोटाला हुआ, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, बगैर एस्टीमेट के टेंडर कर लिया गया। कस्तूरबा विद्यालय में बच्चियों के नाम पे पैसा उस समय निकाल लिया गया जब कोरोना के समय में विद्यालय बंद थे, उनके खाने और उनके स्टेशनरी के नाम पे पैसा निकाला गया। तो भ्रष्टाचार को और अपराधीकरण को मुद्दा हमने सरकार के खिलाफ बनाया, जो हकीकत थी जमीन पे, और संगठन का भी विस्तार हुआ। जिला पंचायत के चुनाव जब हम लोग लड़े तो करीब 83 सीटें हमें जिला पंचायत में आई और 40 लाख वोट मिला। वो हमारी पहली परीक्षा चुनाव की थी उत्तर प्रदेश में। और जैसे जैसे संगठन का विस्तार होता गया तो अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 403 सीटों पे यूपी का चुनाव लड़ेंगे। हमारी विधानसभा स्तर पे कमेटियां हैं, ब्लॉक लेवल पे कमेटियां हैं, कुछ जगहों पे बूथ लेवल पे भी कमेटियां हैं। हमारे 19 फ्रंटल काम करते हैं, प्रदेश की कमेटी हमारी है। और यूपी के अंदर हम पूरा चुनाव अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट दे रहे हैं, अच्छा मुद्दा दे रहे हैं। यूपी की जनता से भी निवेदन है कि अगर बुरे लोगों का चुनाव होगा और बुरे लोग विधानसभा में पहुंचेंगे तो अच्छी राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए हमने डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी, एमबीए, यूएस से पढ़ के आए हुए लोग, आईएएस रह चुके लोग, ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया है। अच्छे उम्मीदवार भी दिए हैं और मुद्दा भी हमारा बिजली फ्री का है, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इंसान की, उसको हमने फ्री सुविधाएं देने की बात कही। संजय जी, क्योंकि अभी आपने मुद्दों की बात करी तो यहीं से पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज भी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है, तो जो मुद्दे रहेंगे, जनता से वोट अपील के लिए क्या ऐसे खास मुद्दे रहेंगे उम्मीदवारों के? देखिए, मुद्दे हमारे, जब हम कह रहे हैं कि यूपी में बिजली फ्री, तो बिजली एक बड़ा संकट है यूपी के अंदर। 10-10 घंटे शहरों में कटौती होती है। यहाँ पे अशोक भारती नाम के एक मोची का काम करने वाले व्यक्ति पर जब 30,000 का बिजली का बिल आता है तो वो आत्महत्या करके मर जाता है वाराणसी के अंदर, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इसी तरीके से हमने बिजली का मुद्दा चुना, जो आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी राहत होगी जब हम 300 यूनिट फ्री देने की बात कहते हैं। और उसमें कोई बजट का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं लगना है। 19,000 करोड़ रुपए बजट से निकाल के हम फ्री बिजली दे सकते हैं। हमने बेरोजगारी को एक बड़ा संकट माना और इसलिए हमने कहा कि भाई 10 लाख नौकरियां हर साल और 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जब तक नौकरियां नहीं मिल जाती। उसमें 20,400 करोड़ रुपए का बजट लगेगा अगर हम 34 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। हमने 1,000 रुपये माताओं बहनों के लिए हर महीने घोषणा की है। हमने उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने जो एक बड़ा संकट था कि वो अपना फसल मंडियों में लेके जाते हैं, उसका दाम नहीं मिलता, तो हमने कहा है कि 24 घंटे के अंदर उनके फसल का दाम दिया जाएगा। पुराने बिजली के बकाया माफ़ किए जाएंगे। जवानों की शहादत पर हमने 1 करोड़ की सम्मान राशि की घोषणा की है अपने मैनिफेस्टो में। और माताओं बहनों के लिए फ्री बस की यात्रा की घोषणा की है मैनिफेस्टो में। तो इस तरह से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। क्योंकि आपने अभी संजय जी किसान आंदोलन की भी बात की और किसान आंदोलन में जैसी जो भी तस्वीरें सामने आई थी वो सभी लोगों के सामने है, तो उसका कितना प्रभाव मान रहे हैं आप चुनावों में? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अमित शाह जी को जाकर फिर से वही कैराना का राग अलापना पड़ रहा है और जाटों को अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम बेबुनियाद बातें करनी पड़ रही हैं। जैसे उन्होंने एक बयान दिया, मुझे सुन के बड़ी हंसी आई। वो कह रहे हैं हमारा और जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि 650 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या था, वही बता दें। दूसरी बात, वो कह रहे हैं हम जैसे जाटों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी वैसे हम मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं।
अरे भाई, मुगल बादशाह अंतिम जो हुए वो बहादुर शाह जफर हुए, और बहादुर शाह जफर जी के नेतृत्व में मंगल पांडे, झांसी की रानी, 1857 की गदर तो उनके नेतृत्व में लड़ी गई, जिनमें उनके 2 बेटों के सर काट दिए अंग्रेजों ने। अब किससे लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? मुगल हैं कहां? आज तो मोदी जी का शासन है। अगर उनको मुगल कह रहे हैं अमित शाह जी, तो उस पर मुझे आपत्ति है। ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जाटों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, तो जाटों ने मुगलों से लड़ाई, मुगलों को भगाया। जाटों से बीजेपी लड़ रही है, अब जाट बीजेपी को भगाएंगे, मेरा तो ये कहना है। इसलिए पोलराइज करने के जितने तरीके हो सकते हैं। अब वो कह रहे हैं अब कोई पलायन नहीं होगा। अरे भाई, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, फिर भी पलायन हो रहा था। कैसे हो रहा था पलायन? इसका मतलब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपको इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो बातें चुनाव के समय में आप लोग कर रहे हैं, इससे पूरे यूपी का माहौल खराब कर रही है बीजेपी। तो किसान आंदोलन में जो इनको डेंट लगा है, जो 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा है, उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी साफ होगी। पंजाब में तो इनको घुसने की भी इजाजत नहीं दे रहे हैं लोग, इतना विरोध प्रदर्शन है वहां पे। संजय जी, यूपी सरकार के खिलाफ लगातार आप भी संघर्ष करते आए हैं, तो कैसे, क्या देख रहे हैं भाजपा का जो कार्यकाल रहा 5 साल का, उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, 2-3 बड़ी बातें थी। एक तो इन्होंने कहा था कि न भ्रष्टाचार और न गुंडाराज, इसको दोनों को हम खत्म करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। तो भ्रष्टाचार का मैं आपको आलम बता दूं कि कोरोना के समय में 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया, 8 लाख का बच्चों का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। जल जीवन मिशन का इनका घोटाला हजारों करोड़ का है, जिसमें बगैर एस्टीमेट बने, यानी आपको पता ही नहीं कि ये सामान कितने का है, आपने टेंडर करा दिया, ऐसा घोटाला हुआ है। राम मंदिर के नाम पर घोटाला किया इन्होंने, कुंभ के नाम पर घोटाला किया इन्होंने, बच्चों के स्कूल में मिड डे मील के नाम पे घोटाला किया, उनके स्वेटर, उनके जूते, उनके बैग के नाम पे घोटाला किया। और ये सारा घोटाला हमने उजागर किया है सरकार के खिलाफ। उसकी लोकायुक्त ने शिकायत की, कई मामलों में लोकायुक्त से इनको नोटिस भी हुई है। एक तो भ्रष्टाचार का मामला हो गया। अब आ जाइए गुंडाराज। 12वीं में पढ़ने वाला प्रभात मिश्रा, जिसका फर्जी इनकाउंटर हो जाता है, उसका क्या दोष था? एक भी एफआईआर उसके विरुद्ध नहीं। खुशी दुबे जेल में सड़ रही है, रेखा अग्नोत्री, शांति दुबे, क्षमा दुबे, 4 महिलाएं जेल में सड़ रही हैं छोटे बच्चों के साथ। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हाथरस की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। एक व्यापारी अपना वीडियो बनाता है, गिड़गिड़ा के कहता है, इंद्रकांत त्रिपाठी, कि भाई मुख्यमंत्री जी मुझे बचा लीजिए, एसएसपी रंगदारी मांग रहा है, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। उसकी हत्या हो जाती है। तो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये सरकार फेल रही। अब रोजगार पे आ जाइए आप। बार बार भर्तियां निकली, पेपर लीक हुआ, ये यहां का रिकॉर्ड हो गया। टीईटी का पेपर लीक, बीटीसी का पेपर लीक, जवानों की पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, सारे पेपर लीक हुए। कोई परीक्षा में नौकरियां नहीं मिल पाई नौजवान। किसान की बात करेंगी तो 1 साल तक किसानों को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा, उनको अपमानित किया गया, मवाली, गुंडा, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो हर मोर्चे पर, और कर्ज माफी के नाम पे इन्होंने कितना बड़ा मजाक किया। आप उठा के देख लीजिएगा खबरें, 25-25 पैसे की कर्ज माफी हुई है किसानों की। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। तो ये सरकार हर मोर्चे पर एक तरीके से फेल साबित हुई है, और उसी के कारण लोगों में इतना गुस्सा है कि लोग इस बार बदलाव के लिए वोट देंगे। संजय जी, यूपी में आपके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हुए, क्या कारण मानते हैं इसका, क्या कैसे देख रहे हैं इस चीज? एक मामले जो मेरे एक बयान पे 9 मुकदमा हुआ था, और आज उसको योगी जी ने पूरे देश के सामने मान लिया कि मेरी बात सच थी। उनसे एक पत्रकार ने पूछा एक इंटरव्यू में, कल का वो आप देखिएगा, उनसे पूछा कि जब आप पर आरोप लगता है कि आप सिर्फ छत्रियों के लिए काम करते हैं तो आपको बुरा लगता है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 24 करोड़ लोगों का अभिभावक होना चाहिए, 24 करोड़ लोगों का नेता होना चाहिए। वो अपनी जाति, अपने परिवार का नेता नहीं है, वो 24 करोड़ लोगों का नेता है। आप छत्री महासभा बना के या छत्रियों के नाम पे कोई समाज सेवी संगठन बना के काम कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पे जहां आप संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान तो देश के सारे लोगों के लिए बराबरी और हक की बात करता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं सिर्फ क्षत्रियों के लिए काम करता हूं और ये अगर मुझ पर कोई कहता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है तो मुझे बुरा नहीं लगता? तो मेरे ऊपर जो 9 FIR एक दिन में हुए थे इसी बयान पर, तो उस पर तो उनको वो सारे मुकदमे वापस लेने चाहिए। अब मेरी बात सच साबित हुई आज 1 साल के बाद। ये एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने जितने घोटाले उजागर किए सब में लोकायुक्त की नोटिस हुई है और सब में मेरे खिलाफ उल्टा FIR कर लिया। अगर मैंने कोरोना की महामारी में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया था तो मुख्यमंत्री जी को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर मैंने जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के घोटाले को उजागर किया था तो मुख्यमंत्री जी को उन घोटालेबाजों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई की, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, 21 FIR मेरे खिलाफ लिखी, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, घर पे पत्नी थी, 50 पुलिस वालों को भेजा, 150 पुलिस वालों से मुझे सीतापुर से लौट के आ रहा था, मुझे अरेस्ट किया गया। जितनी तरीके से वो यातना दे सकते थे उन्होंने दिया, लेकिन हम लड़ते रहे इनसे, आगे भी लड़ेंगे। संजय जी, शुरू में चर्चाएं थी कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन कर सकती है। शुरू में आपकी मुलाकातें भी हुई अखिलेश यादव जी से, तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी ओर से हमने एक पहल, एक कोशिश की थी। अब अगर बातचीत बन जाती तो जरूर आपको बताते, बातचीत नहीं बनी तो उसके बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं समझता हूं कि हम अपने ना मुद्दों से पीछे हटे हैं, ना मैदान छोड़ के भागे हैं। हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं और अच्छे मुद्दे हैं जो जनता की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। तो माना जाए संजय जी कि पंजाब उत्तराखंड की तरह यूपी में भी जबरदस्त मुकाबला देखा जाएगा? देखिए, यूपी में चुनौती ज्यादा बड़ी है 2-3 दृष्टि से। एक तो ये कि ये 403 सीटों का स्टेट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सीट्स हैं। दूसरा, यहाँ पे जाति और धर्म की राजनीति का बोलबाला बहुत है, धन बल और बाहुबल की राजनीति का बोलबाला बहुत है। अब इस पूरी राजनीति के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अकेले मेरे बस की या मेरी पार्टी के बस का कुछ भी नहीं है। इतने बड़े स्टेट में अगर कुछ बदलाव लाना है तो एक एक घर से आवाज उठनी चाहिए। और यूपी वालों पे एक जो धब्बा लगा हुआ है कि हम तो साहब जाति और धर्म के अलावा कहीं वोट दे ही नहीं सकते, तो इसको भी, इस धारणा को भी हमें तोड़ना होगा। और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे वोट क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम गुंडे माफियाओं को चुन के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे तो उनसे तो अच्छी राजनीति की उम्मीद करना बेईमानी है। अगर अच्छे लोगों को आप चुन के भेजेंगे तभी कुछ अच्छी राजनीति आप उम्मीद कर सकते हैं। लोगों ने केजरीवाल जी को और वहाँ की एक टीम को चुन के विधानसभा में भेजा, तो आप देखिए 7 साल में हमने दिल्ली में क्या क्या काम करके दिखाए हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली में, पानी में। आज पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है। तो यूपी में भी मेरी लोगों से यही अपील है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि राजनीति के इस बड़े बदलाव के लिए आप घर से निकलिए और अच्छे लोगों का चयन कीजिए, अच्छे लोगों को चुन के भेजिए। संजय जी, क्योंकि आप भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में और जमीनी स्तर पर डटे हुए हैं, तो कैसा, क्या जनता का रुझान कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार से तो त्रस्त है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन जो इनके तंत्र हैं, सरकारी तंत्र हो गए, या यूं कहिए कि इनका सोशल मीडिया का तंत्र हो गया, या यूं कहिए कि इनका अफवाह तंत्र हो गया, या यूं कहिए कि इनके जितने भी बड़े छोटे नेता हैं वो झूठ फैलाने में बहुत मास्टर हैं। तो उससे लड़ना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये पूरे चुनाव को नफरत की आग में झोंक कर और लोगों का वोट लेना चाहते हैं, और ऐसे में 2-3 बार लोग इस देश के धोखा खा चुके हैं पहले भी। तो उस धोखे से अगर बच जाएंगे तो ये सरकार चली जाएगी। यही मूड मुझे देखने को मिल रहा है कि लोगों को नाराजगी और गुस्सा तो है, वोट में परिवर्तित हो जाए वो गुस्सा तो जरूर बीजेपी हटेगी यहाँ से। एक आखिरी सवाल संजय जी, कि क्या माना जाए कि कितना विश्वस्त है आम आदमी पार्टी जीत को लेकर? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमने अपनी मेहनत की है और पूरी जमकर लड़ाई लड़ी है सरकार के खिलाफ। अच्छे कैंडिडेट्स भी उतारे हैं, बहुत मेहनत करके उतारे हैं और अच्छे मुद्दे भी दिए हैं। अब अपनी ओर से कोई दावा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जनता के ऊपर है कितना हमें आशीर्वाद देते हैं, कितना वोट देते हैं।
तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जनता उसी आधार पर वोट देगी क्योंकि मेहनत पार्टी की लगातार रही है और उसी मेहनत का परिणाम आगे देखने को मिलेगा। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।